हाय एवरीवन। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक नया चैप्टर हमारी आज की इस क्लास में, बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, राइट। तो इस चैप्टर के आज हम नीट पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस हम लगाएंगे और इस चैप्टर में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस जो है बनते हैं नीट एग्जामिनेशन में एज पर द प्रीवियस एग्जामिनेशंस। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर को। ठीक ठाक सा वेटेज है इसका। चैप्टर भी थोड़ा सा बाकी चैप्टर्स की कंपैरेटिवली ज़्यादा आप कह सकते हैं एक तरीके से अच्छा चैप्टर है ये, राइट। तो इसको स्टार्ट करेंगे हमारे सवाल लगाना। और आपको पता है रूल क्या है हमारी क्लास का। पहले आपको सवाल को देखना है, उसको खुद से अटैम्प्ट करना है और फिर इसका आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे। सारे सवाल काफ़ी अच्छे सवाल हैं, तो ध्यान से इसको फॉर गारंटेड लेके नहीं करना है, अच्छे से बैठ के इन क्वेश्चन को आपको लगाना है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज टेलिंग यू दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो है ये पॉसिबल है बिकॉज डीएनए कैन बी कट एट अ स्पेसिफिक साइट बाय एंडोन्यूक्लियसेस लाइक डीएनएस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये प्योरीफाई किए जाते हैं बैक्टीरिया से एंड कैन बी यूज इन विट्रो। और नेक्स्ट कह रहा था फिनोमेना ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड, या फिर डीएनए कैन बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो खुद को क्वेश्चन से एक बार देखिए, है ना, फिर हम इसका सॉल्यूशन साथ में अटेम्प्ट करेंगे। होपफुली आपने क्वेश्चन वीडियो को पॉज किया होगा, देखा होगा। आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब। तो अगर देखा जाए ना तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो वहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोन्यूक्लियसेस लाइक डीएनएस। तो आपको पता है डीएनए से काम क्या होता है। डीएनए जो होता है ये आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जो भी आपने मॉलिक्यूल निकाला है डिजायर जीन, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। तो ये काम होता है डीएनए का कि उसको डाइजेस्ट कर दे डीएनए को, ठीक है। तो इट विल व्हाट विल इट डू? इट विल डाइजेस्ट द डीएनए, डाइजेस्ट डीएनए। मगर हम नहीं चाहते कि यार हमारा जो डीएनए है वो डाइजेस्ट हो। हम सिर्फ चाहते हैं कि यार वो स्पेसिफिक साइट पे कट हो, है ना, उस पर हम वैसे कट लगाना चाहते हैं। तो वो काम किसका होता है? वो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का। तो भाई सिंपल सी बात है कि सवाल में बात की जा रही है डीएनए के बारे में, लेकिन हम जानते हैं कि एंडोन्यूक्लियसेस में आपके एक तरह के एंजाइम आते हैं जिसे आप कहते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो अगर इस ऑप्शन में डीएनए की जगह पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिखा होता तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता, मगर अभी को फिलहाल ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस प्योरीफाई फ्रॉम बैक्टीरिया एंड कैन बी यूज इन विट्रो। तो आपके पास जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये हम कहाँ से निकालते हैं? तो हम जानते हैं इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आपके बैक्टीरिया से, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। जैसे अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो यार फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कहां से निकाला गया था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये डिस्कवर हुआ था। अच्छा, किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? जिसको डिस्कवर्ड बाय आर्बर, नाथन एंड स्मिथ। तो ये तीन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और इसके अलावा हम जानते हैं कि जो आपके पास यूकैरियोटिक सेल होती है ना, ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, राइट। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? इट इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो भी आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें आपको ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा और वो वहाँ पे एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है। कैसे? जब फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कवर किया तो कैसे डिस्कवर किया कि इन्होंने देखा कि यार कोई एक अगर बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को एक्सपोज किया जाए किसी वायरस के थ्रू। अगर उसे एक्सपोज किया जाए किसी वायरस के थ्रू तो क्या होता है उसके अंदर? वायरस अपना जो जीनोम है वो इसके अंदर ट्रांसफर करेगा। तो मान लो ये वायरस का जीनोम है। आपको पता है कि सेल का अपना खुद का भी एक जीनोम होगा। तो ये मान लो सेल का खुद का न्यूक्लियोइड है। तो हमने देखा कि यार इस यूकैरियोटिक सेल में क्या है, 2 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये हो गया पहला एंजाइम और ये हो गया दूसरा एंजाइम। एक एंजाइम जो है उसे आप कहते हो मिथाइलेटिंग एजेंट, मिथाइलेटिंग एजेंट। और दूसरा वाला जो एंजाइम है उसे आप सिंपली कहते हो क्या? यू कॉल दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो मिथाइलेटिंग एजेंट है क्या करेगा? ये मिथाइलेटिंग एजेंट जो है ये फटाफट से जाके जैसे कोई अगर बाहर का फॉरेन डीएनए आएगा तो ये मिथाइलेटिंग एजेंट जो है ये अपने खुद के जो ये इकोलाई है, दिस इज व्हाट, दिस इज इकोलाई। तो ये इकोलाई के ऊपर जाके मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा, CH4 को।
तो अब देखो, अब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कौन सा वाला बाहर का है, कौन सा वाला बाहर का नहीं है, मतलब कौन सा सेल्फ है, कौन सा नॉन सेल्फ है। अब जिस वाले डीएनए के ऊपर आपका मिथाइलेटिंग एजेंट लगा हुआ है वो तो सेल्फ है, उसे कुछ नहीं करना है। तो अब काम आएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इस फॉरेन डीएनए को क्लीव कर देगा, ठीक है, उसे कट कर देगा बेसिकली। एंड दैट इज हाउ दिस फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि यस सर, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और वहां से आप उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसको एज अ इन विट्रो इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब में टेस्टिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। राइट बाय योरसेल्फ, पढ़िए सवाल को। ओके, ये एनसीईआरटी का एज इट इज़ क्वेश्चन है, और हम जब भी इसको लाइक इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं तो इट्स लाइक वेरी बेसिक। हम सब जानते हैं कि यार ये डेफिनेशन तो हमें रटवाई जाती है, लिखवाई जाती है इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक के अकॉर्डिंग बायोटेक की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो हमने याद किया अच्छे से, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ बेसिकली इट इज़ अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, biotech is defined in such a manner that it is the integration of natural science and organism cell molecular analog, okay, to produce some useful products, ठीक है, that is helpful for human welfare। तो ये इंटीग्रेशन है एक तरीके से किसका, नेचुरल प्रोसेसेस का, नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स का, है ना। आप उसकी सेल के कोई भी पार्ट को इस्तेमाल कर लो, उनको अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे ना, तब आपके पास बायोटेक बन के आती है, और यही डेफिनेशन है किसकी, बायोटेक की, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसमें कुछ ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, बिकॉज सिंपल सी बात है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयरफॉर एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग टू मेक द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। फाइन, तो ये हाँ या ना वाला सब जवाब था, लाइक आपको आता है या नहीं आता है, इट्स नॉट कि हमें सोचना पड़ेगा कुछ, इट्स सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, साइंटिस्ट हु क्लोन द डीएनए फ्रॉम सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है ये बैक्टीरिया है, इससे पहली बार जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट प्लाज्मिड इनटू द ई कोलाई। तो इस वाले बैक्टीरिया से हमने क्या किया, हमने, अच्छा पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको इस सवाल का सॉल्यूशन दूंगा और फिर हम इसका आंसर देखेंगे, बिकॉज ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कर लिया अटेम्प्ट, पॉज द वीडियो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आइए देखते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक्चुअली बेस्ड है किसके ऊपर, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनाया गया था बाय द साइंटिस्ट कोहेन एंड बॉयर, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। ये जो साइंटिस्ट है स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया था, पहली बार फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिस्कवर किया था। कैसे किया मैं आपको वो बता दूं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, कौन सा बैक्टीरिया, दे यूज्ड बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। अब इन्होंने इस सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से क्या किया, इसका एक जीन, डिजायर्ड जीन को निकाल लिया। मान लो ये कोई डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन, और साथ में क्या किया इन्होंने, साथ में बाहर निकाल दिया एक प्लाज्मिड, ये हो गया प्लाज्मिड वेक्टर। ये फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, इससे पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इससे पहले कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट किया, जहां पे एक डिजायर जीन को लिया फ्रॉम दिस बैक्टीरिया और इसी बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड को निकाल लिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, और क्या हुआ, देखा गया कि यार यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जिसके अंदर क्या था, एक फॉरेन डिजायर्ड जीन को हमने प्लाज्मिड में इंसर्ट किया, और फिर इस चीज को जिसको उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा, आरडीएनए, इसको इन्होंने इंसर्ट किया एक होस्ट के अंदर, एंड शेयर द होस्ट दैट वी आर टेकिंग। फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पे कोई होस्ट ले लिया, है ना, और वो होस्ट क्या था, वो होस्ट था ई कोलाई बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया जो है ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट नहीं होता। आपको पता है नॉर्मली जो ई कोलाई होती है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, मोस्टली कुछ होती है। तो यहाँ पे जो हमने डिजायर्ड जीन डाला है ना, ये डिजायर्ड जीन कैसा है, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डिजायर्ड जीन है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एक तरीके से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डिजायर्ड जीन था। तो अब देखो आपको बन चुका है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए विच इज अगेन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। अब जब इसको हम डाल देंगे ई कोलाई के अंदर तो क्या होगा, हमारा जो होस्ट है जो कि ई कोलाई है वो भी कैसा हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाएगा।
और इस तरीके से पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना के इंसर्शन करवा के हमारे रेस्ट्रिक्शन और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होस्ट को प्रोड्यूस किया गया था, और यही क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। अब आप रीड कर सकते हैं, है ना, कौन सी एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट हमने इसको बना दिया। तो कह रहे थे साइंटिस्ट हु क्लोन द डीएनए फ्रॉम सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस रेसिस्टेंस प्लाज्मिड इनटू द इकोलाई। तो इस वाले प्लाज्मिड को, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, इसको इकोलाई में डाला, है ना। ऑब्जर्व द टॉलरेंस ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जो बैक्टीरिया है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन को टॉलरेट कर पा रहा है, मतलब अभी रेसिस्टेंट बन चुका है, ठीक है। अमंग द ट्रांसफॉर्मेंट, यही हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है। thus laying the foundation of genetic engineering was done by these two scientists, Cohen and Boyer। तो इन्होंने ये पहली बार परफॉर्म किया था। ओके, यहाँ से आपको एक डेटा और साथ में आप ऐड कर सकते हो कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बायोटेक। ना यू मस्ट थिंकिंग सर इन्हीं को फादर कहते हो बिकॉज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने नींव रखी है हमारी जेनेटिकल इंजीनियरिंग की। बट यहाँ पे इनसे गलती हो गई, गलती तो नहीं, मतलब इट्स लाइक एक और साइंटिस्ट आया, उन्होंने इससे ज़्यादा बेटर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। आपको याद है कि इन दोनों ने ये डिजायर्ड जीन और प्लाज्मिड सेम बैक्टीरिया से लिया था, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि यार बायोटेक का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का फायदा क्या है कि जब हम दो अलग अलग स्पीशीज को आपस में मिक्स कर सकें। दो स्पीशीज तो हम कर ही लेते हैं, है ना, हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। लेकिन क्या होगा कि अगर हम दो अलग अलग किंगडम्स को ही मिक्स कर दें, लाइक बैक्टीरिया से हमने कोई जीन उठाया, उसको ह्यूमंस में डाल दिया, ये है सबसे बड़ा फायदा। यहाँ पे तो सेम स्पीशीज में क्या है वो तो हम अभी भी जानते हैं, वो तो हम पहले भी जानते थे कि यार हाइब्रिडाइजेशन से हम ऐसा कर सकते हैं कि एक शीप को दूसरी शीप के साथ मिक्स करा के एक नया शीप बना सकते हैं, राइट। मगर अलग अलग किंगडम्स को मिक्स किया जा सकता है, ये इनके एक्सपेरिमेंट से नहीं हो पाया था। वो किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने जो कि थे पॉल बर्ग। तो पॉल बर्ग को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक कहा जाता है बिकॉज उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वहाँ उन्होंने ये वाला जीन अलग सोर्स से लिया, एक वायरस से लिया, और ये अलग से लिया। तो इस तरीके से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नोट पॉइंट में आप ऐड कर लीजिए कि हु इज द फादर ऑफ बायोटेक। फादर ऑफ बायोटेक इनको नहीं कहा गया, फादर ऑफ बायोटेक कहा गया। इनके बाद एक और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था एंड दैट्स नथिंग बट पॉल बर्ग। फाइन, तो इसको आप एज अ नोट पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, saying that the enzymes that seals the PO4 and 3OH polynucleotide ends while creating a recombinant DNA molecule is। बहुत ईजी सवाल है। सीलिंग की बात आ रही है, मतलब हमें चिपकाना है दो चीज़ों को, और बताओ कि चिपकाने में हम कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आप खुद से सोचिए सवाल को, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे, है ना। देख लिया, सब साइड हटोगे तभी तो देखेंगे। ओके, नाउ ऑफली आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, हम टूल्स ऑफ बायोटेक पढ़ते हैं ना, अगर आपको याद हो तो, है ना। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप जानते हैं टूल्स ऑफ बायोटेक। टूल्स ऑफ बायोटेक कौन कौन से टूल्स होते हैं। पहला टूल हमारे पास जो होता है उसे आप कहते हो एंजाइम्स। काफ़ी सारे तरह के हमने एंजाइम्स पढ़े हैं, 5 तरह के एंजाइम्स होते हैं। पहले होते हैं लाइजेस, जहाँ पे आप सेलुलेज का इस्तेमाल करते हो, काइटिनेज का इस्तेमाल करते हो, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हो, लाइजोजाइम्स का इस्तेमाल करते हो, राइट। सेकेंड हम पढ़ते हैं क्या, आपके वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स। और तीसरा आप इस्तेमाल करते हो कॉम्पिटेंट होस्ट का, कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट का आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इन 3 चीज़ों का, दीज आर द टूल्स ऑफ बायोटेक। इसमें से फर्स्ट आपके पास जो एंजाइम्स है, हमने काफ़ी तरह के एंजाइम्स पढ़े हैं। पहले हमने कैटेगरीज पढ़ी है लाइजेस की, लाइगेजेस नहीं है, लाइजेस है, ठीक है। सेकेंड हमने कैटेगरी पढ़ी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। तीसरी हमने कैटेगरी पढ़ी है दैट इज़ योर लाइगेजेस, जो कि एज अ मॉलिकुलर ग्लू इस्तेमाल होते हैं। चौथा हमने पढ़े हैं आपके कौन से वाले, हमने बात करी है आपके पॉलीमरेज के बारे में, जो एक नई स्ट्रैंड को बनाने में इस्तेमाल होंगे। और लास्ट कैटेगरी जो हमने पढ़ी है वो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये जो होते हैं ये आपको पता है कि 5 प्राइम एंड को वापस से स्टिक ना करने में प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, जब हम कट करते हैं किसी डीएनए को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपके पास लाइगेसेस वो होते हैं जो कि एज अ मॉलिकुलर ग्लू इस्तेमाल होंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू इस्तेमाल होंगे, एंड दैट इज व्हाट, ये तो है आपके पास डीएनए लाइगेसेस, यही तो है जो सील करेंगे आपके 5 प्राइम एंड को और 3 प्राइम एंड को आपस में, है ना। आपको पता है कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए की यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड, जिसमें एक शुगर होगा, यहाँ होगा नाइट्रोजन स्पेस, यहाँ पे होगा फॉस्फेट,
मतलब लाइक पहले CH2OH होगा, उसके साथ कौन जुड़ा होगा, CH2OH के साथ जुड़ा होगा आपका H3PO4, और H3PO4 कौन से वाले कार्बन में जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम एंड 5 प्राइम। तो 5 प्राइम कार्बन पे आपको कौन जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, और वहीं पे 3 प्राइम पे कौन जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा। अब जो नेक्स्ट वाले अगर मान लो किसी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है यहाँ पे, तो सेकंड न्यूक्लियोटाइड मान लो यहाँ से हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो उस न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट वाला पार्ट होगा H3PO4, वो कहाँ जुड़ेगा, वो जुड़ेगा इस वाले के साथ, इस 3 प्राइम के साथ। तो 5 प्राइम 3 प्राइम के साथ सील करने का काम किसका होता है, तो जो 5 प्राइम वाला फॉस्फेट है वो 3 प्राइम वाले OH के साथ जब सील होगा तो वो किसकी मदद से होगा, लाइगेज की मदद से। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, कौन सा वो एंजाइम है जिसको आप सील करने में मदद करोगे PO4 एंड H3O न्यूक्लियोटाइड को। दैट्स द आंसर, सिंपल, ठीक है। तो चैप्टर मुश्किल नहीं है, इट जस्ट कि यार बच्चों में हिम्मत नहीं होती है कि यार इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। चैप्टर को जिस बच्चे ने कंप्लीट कर लिया ना बैठ के हिम्मत मार के, फिर चैप्टर उसके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन जिस बच्चे ने बीच में गैप ले लेके किया, यार चैप्टर ही कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि डर लगता है कि यार ये चैप्टर बायोटेक इट्स लाइक अ बिग ब्रांच है ना, बट उतनी इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट करें द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिपोर्टेड वाज, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा ढूंढा गया था, आपको ये बताना है। तो ये बच्चे तो यार अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा तो ये बात तो आपको स्पेशली याद कराई जाती है, बिकॉज दैट्स एन एक्सेप्शन, नॉट एन एक्सेप्शन बट हाँ ये बात याद कराई जाती है बच्चों को। तो जानते हैं कि जो हिंड सेकंड है ना, दिस इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी डिस्कवर्ड, है ना। अब बच्चे उस टाइम पे पूछते हैं कि सर रेस्ट्रिक्शन लाइक हिंड फर्स्ट क्यों नहीं, हिंड सेकंड क्यों, पहले तो फर्स्ट आया होगा ना, फिर सेकंड आया होगा, तो पहला डिस्कवरी तो फर्स्ट होनी चाहिए। हाँ, पहले हिंड फर्स्ट ही डिस्कवर किया गया, फिर हिंड सेकंड डिस्कवर किया गया, लेकिन जो हिंड फर्स्ट है ना वो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। लेकिन हमारे बायोटेक के अंदर हम कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। तो आपको याद रखना है कि जो हिंड फर्स्ट है ना, हिंड फर्स्ट इज अ टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका हम बायोटेक में इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर पूछा जाए कि यार बायोटेक के पर्पस में सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन है, वो है आपका हिंड सेकंड, ठीक है। एंड हिंड सेकंड इज एक्चुअली योर टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमारे पास 3 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, है ना। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस एक बड़ी कैटेगरी है, और इस न्यूक्लियस में हमारे पास 3 तरह के आएंगे। एक को आप कहोगे एक्सोन्यूक्लियस, एक को आप कहोगे एंडोन्यूक्लियस, और एक को आप कहोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो इसी का एक पार्ट होता है, मगर उसको हम एज अ डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हैं। और फिर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये 3 तरह के होते हैं। इट कैन बी टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इट कैन बी टाइप 2 restriction endonuclease, it can be type 3 restriction endonuclease। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं। इसमें से टाइप 2 जो है ना आपके, इसमें से टाइप 2 जो है, दिस इज द वन विच वी यूज इन बायोटेक, यूज इन बायोटेक। तो ये आपको एनी हाउ पता होना चाहिए। डन। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी ए, विच इज हिंड सेकंड इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ स्ट्रेन्स फ्रॉम विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड। तो कितने स्ट्रेन से हम कितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाल चुके हैं, ये उस बारे में है। तो इस चैप्टर में यही डेटा हम एक बार और पढ़ते हैं। होपफुली आपने आंसर इसका लगा लिया होगा, और करेक्ट आंसर क्या है इसका, सॉल्यूशन इज लाइक, हम जानते हैं कि 230 स्ट्रेन्स हमारे पास हैं बैक्टीरिया से के, उनमें से हमने 900 से भी ज़्यादा, है ना, 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। तो मतलब हमारे पास क्या है कि 230 स्ट्रेन्स हमारे पास है, मतलब जैसे लाइक ई कोलाई, है ना, इको R1, इको R3, ये 2 अलग अलग स्ट्रेन्स हैं इको एस्चर्चिया कोलाई के। तो ऐसे हमारे पास क्या है, टोटल 230 स्ट्रेन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उन 230 स्ट्रेन्स में से हमने कितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाल लिए हैं, मतलब बिकॉज आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में से ही तो हम इसको निकालेंगे ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। तो 230 स्ट्रेन में से हमने 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर कर लिए। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन। सो डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, आना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर द एंजाइम्स। ऑप्शंस दिए हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी बातें सही हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। खुद से अटेम्प्ट करिए, फिर साथ में देखते हैं। कर लिया अटेम्प्ट, चलिए। कह रहा है पी, cleave the 5' terminal nucleotide from duplex DNA molecule।
तो क्या ये 5 प्राइम एंड को क्लीव करते हैं, काटते हैं क्या? देखो सवाल में बात हो रही है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, और मैंने आपको बताया ना कि जो 3 कैटेगरीज हमारे पास है ना, इसमें से एक्सोन्यूक्लियस हैं जो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड पे काटेंगे। एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ना बीच में जाके सेंट्रल रीजन में जाके क्लीव करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये जो है ये अगर आपके पास डीएनए है, इसका ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, तो यहाँ पे कटिंग करना, यहाँ पे कटिंग करना है ना, एंड पोर्शन पे, एंड साइड पे कटिंग करने का काम किसका होता है, रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सोन्यूक्लियस का। तो ये काम तो किसका होगा, ये काम होगा एक्सोन्यूक्लियस का, बिकॉज ऑप्शन कह रहा है कि 5 प्राइम पे जो काटेगा वो होंगे एक्सोन्यूक्लियस, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है मेक द सीक्वेंस स्पेसिफिक कट ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स और डबल लाइक स्टैंडर्ड डीएनए। सही बात है कि ये जो आपके पास एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो एक स्पेसिफिक साइट पे जाकर ही कट करता है, जिसे आप कहते हो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट। तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे जो कटिंग होने वाली है वो कौन करेगा, वॉकर्स ही करेंगे, ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है प्रमोट द सर्कुलेशन, क्या ये सर्कुलेशन में प्रमोशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है जनरेट द 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल एंड 5 फॉस्फेट एंड इन अ कट डीएनए स्ट्रैंड। सही बात है, अगर ये हमारे पास कोई एक डीएनए है, ठीक है, जैसे मान लो सीक्वेंस है हमारे पास, तो GAATTC, GAATTC पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर 5 प्राइम एंड होगा, ये आपका 3 प्राइम एंड होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा, मतलब यहाँ पे नहीं होगा एग्जैक्टली, ये जो डीएनए का सीक्वेंस है तो बहुत लंबा है ना, ये तो मैंने आपको एक बीच में हल्का सा जो सीक्वेंस दिखाया जो हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस है, कहीं यहाँ पे मान लो 5 प्राइम एंड है, ये आपका 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पे कटिंग होने वाली है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो जब ये टूटेंगे तो क्या होगा, 5 प्राइम एंड का फॉस्फेट वाला एंड अलग हो जाएगा और 3 प्राइम वाला अलग हो जाएगा, तो यही काम तो ये कर रहा है ना, ये 2 एंड्स को जनरेट कर देगा, सो दिस इज द करेक्ट वन। तो Q और S जो है वो सही है, बाकी सारे गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन। 8th पे आ जाओ, सेइंग दैट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं आपको ये बताना है इनमें से, सोचो। यूज फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म। ये देखो आ गया आंसर। सबसे पहले क्या सिखाया मैंने आपको, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि देखो आपके पास जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो क्या है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है किसके, प्रोकार्योटिक सेल का। बिल्कुल सही बात है, ये उसको प्रोटेक्ट ही तो कर रहे हैं किसी वायरस से या किसी फॉरेन डीएनए से, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। दे आर सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया एज देयर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट 9 पे आ जाओ, सेइंग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट 2, दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो, कौन सी सही है कौन सी गलत है आपको ये बताना है, कौन सी सही है कौन सी गलत है आपको ये बताना है। GTCGAC, हाँ ओके। कह रहा है इन इको R1 रोमन नंबर जो है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या वो नेम ऑफ द स्ट्रेन इंडिकेट करता है, नहीं। हम जानते हैं कि जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो नॉमेनक्लेचर में जैसे मान लो इको R1 है, तो इको R1 के अंदर हम जानते हैं कि जो E है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस E इज रिप्रेजेंटिंग हियर जीनस, दिस C इज रिप्रेजेंटिंग द स्पीशीज, है ना, ये CO दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीशीज को, R रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ द स्ट्रेन, नेम ऑफ स्ट्रेन, और जो I है ना वो जो कि रोमन नंबर में लिखा जाता है, रोमन न्यूमेरिक में, और ये रिप्रेजेंट करता है आपका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन और ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेन। तो वो पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो कब डिस्कवर किया गया उसके बारे में इंडिकेशन हमें देता है, तो रोमन नंबर जो है वो नेम स्ट्रेन का नाम नहीं बताएगा, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर जो हिंट सेकंड है वो हमेशा कट करता है डीएनए को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, हाँ, बिकॉज हिंट सेकंड जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही कट करेगा, है ना, जो कि रेस्ट्रिक्शन साइट उसकी 6 बेस पेयर की होती है, बिल्कुल सही है। आपने पता नहीं इस चैप्टर में आपने याद किया है कि नहीं किया है, बट पहले हम पढ़ाया करते थे कि यार जब आपके पास जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं उनके पास एक स्पेसिफिक साइट होती है, लाइक आपको पता है कि जो इको R1 है इसकी साइट क्या होती है, इको R1 की, इसका जो सीक्वेंस है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है GAATTC, GAATTC,
ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है। ऐसी जो हिंट सेकंड है उसका सीक्वेंस क्या होता है, जो आपका हिंट सेकंड है उसका सीक्वेंस होता है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसपे एक कट करेगा जाके, वो होता है GTCGAC। ये सीक्वेंस है जिसपे जाके ये आपका हिंट सेकंड कट करेगा। तो हाँ, 6 न्यूक्लियोटाइड की ही या 6 बेस पेयर्स का ही सीक्वेंस होता है किसका, हिंट सेकंड का। ये स्टेटमेंट सही है। आप कह सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, मगर फर्स्ट वाली जो है वो इनकरेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। डन। 10th पे आते हैं। सेइंग दैट डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो कैसा होता है। पहला आपको बताना है मुझे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, और दूसरा आपको बताना है कि वो नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, और हाइड्रोफोबिक है कि हाइड्रोफिलिक है। आप कर लोगे, बताओ। देखिए आंसर। तो पहली बात तो जो आपका डीएनए का फ्रेगमेंट होता है ना, डीएनए फ्रेगमेंट, पहली चीज तो वो यार नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, है ना। फॉस्फेट के उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। सेकंड, जो आपका डीएनए का फ्रेगमेंट है वो कैसा होता है, बेसिक या एसिडिक, तो इट इज एसिडिक इन नेचर। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस ना डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो एसिडिक नेचर का होता है एंड वीकली बेसिक होता है, वीकली बेसिक। और वो वीकली बेसिक क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड, एक डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ पे आएगा आपका नाइट्रोजनस बेस आएंगे, आपका फॉस्फेट आएगा और आपका शुगर आएगी। तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो वीक बेसिक नेचर के होते हैं, और वो वीकली बेसिक बनाते हैं किसको, आपके डीएनए को। तो अगर कहा जाए कि आपका नेचर कैसा है आपके डीएनए का, तो वो एसिडिक नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। उसमें हल्का सा वीकली नेचर जो आता है वो किसकी वजह से आता है, नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से आता है। मैं एज ऑफ नाउ उसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो डीएनए वो एसिडिक होता है। और तीसरी बात, अगर वो एसिडिक है तो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है। फाइन। तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए डीएनए के बारे में, एंड दैट्स हाउ वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, ट्राइड बाय योरसेल्फ। अच्छा सवाल है, आई नो काफ़ी बच्चे इसको गलत करेंगे क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। कर लिया, पॉज द वीडियो, रीड इट बाय योरसेल्फ। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, अभी पढ़ लोगे तो ऐसे है ना, एक बटन है पॉज का, उस बटन को दबाओ एंड पॉज द वीडियो, और फिर क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो। देखो, आइए भाई देखते हैं क्या होगा इस सवाल का जवाब। हमारा पेन खो गया एक मिनट रुको। हाँ देखो, तो कह रहा है इमेजिन अ जेल थ्रू विच द डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव मूव इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिकल करंट। तो बफर में इलेक्ट्रिसिटी पास की और इस वजह से क्या हुआ कि आपके पास कंडक्शन हो गया, जिसकी वजह से जो आपके फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए है वो मूव करना स्टार्ट किए, ठीक है। क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। ये उसी बारे में है ये क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक टेक्निक है जिससे आप डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, पहली बात तो हम करने क्या वाले हैं इसमें, तो इसका प्रिंसिपल है कि यार हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो वी कैन से सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ड्यू टू, किस कारण की वजह से, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कोई मॉलिक्यूल डीएनए का फ्रेगमेंट बड़ा है या छोटा है, उस बेसिस पे ड्यू टू आप कह सकते हैं कि उसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है ना, और एनोड कैथोड जो है वो एलोकेट होंगी उस मशीन के अंदर, और जो डीएनए है जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो भागेगा एनोड की तरफ। तो वी कैन से ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज डीएनए, इस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, इसको पॉसिबल कर पा रहे हैं। आपसे पूछे क्या 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 रिक्वायरमेंट्स होती है इस मशीन में, तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। पहली रिक्वायरमेंट जो हमारे पास यहाँ पे आती है वो होती है बफर। हमें बफर चाहिए होगा जिसकी वजह से क्या हो सके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट हो सके। सेकेंड चीज हमें चाहिए होगी वो होगी अगेरोस जेल। तो अगेरोस जेल जो होता है दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी, रेड एल्गी विच इज योर ग्लेसिलेरिया एंड जेलिडियम। तो जो आपके पास दो रेड एल्गी हैं वहां से ऑब्टेन होता है। सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। और तीसरा हमें क्या चाहिए होगा वहां पे, हमें कैथोड एंड एनोड रोड्स चाहिए होंगी, कैथोड एंड एनोड रोड चाहिए होगी। एंड ऑब्वियसली आपका रिक्वायर्ड डीएनए चाहिए होगा, डीएनए सैंपल, डीएनए डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, ये चाहिए होंगे आपको। और इसके साथ हमें इथीडियम ब्रोमाइड चाहिए होता है, यूवी रेस चाहिए होते हैं ताकि हम उसको देख सकें आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन। फाइन, तो ये रिक्वायरमेंट्स होगी वहाँ पे। अब क्वेश्चन पर अगर हम आए तो कह रहा है कि द बैंड ऑन दिस जेल, तो इस जेल में जो हमने बैंड्स लगाए हैं, ठीक है, इस फारदेस्ट फ्रॉम द टॉप, टॉप मतलब कि जहाँ पे आपने डाले थे ना फ्रेगमेंट्स वहाँ से बहुत पास हैं। तो अगर ऐसी सी कोई मशीन है तो इस मशीन में ये आपके पास क्या है, सैंपल वेल्स हैं जहाँ पे आपने अपने डीएनए आपने डाले हैं। ये क्या है, ये सैंपल वेल्स हैं और यहाँ पे आपने अपना सैंपल डीएनए डाल दिया। अब ये मशीन है, जैसे आप मशीन को चालू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एनोड्स लगी पड़ी हैं, एनोड विच इज लाइक पॉजिटिवली चार्ज रॉड्स, ठीक है, और डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। और यहाँ पे क्या लगी है, कैथोड्स लगी हुई है। तो आपको पता है कि जो डीएनए कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, बिकॉज ऑलवेज ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और वो डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वाला कैसा है, तो जो आपके पास बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके इस वाले पार्ट के पास रहेंगे। तो आप कह सकते हैं टॉप, ये रीजन कैसा है, टॉप रीजन है, ये बॉटम रीजन है। तो आप जानते हैं कि जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, साइज जिनका छोटा है, वो आगे भाग जाएंगे। तो ये कह रहा है कि जो फारदेस्ट है, फारदेस्ट फ्रॉम द टॉप, है ना, द बैंड्स ऑन दिस जेल दैट आर फारदेस्ट फ्रॉम द टॉप, दैट इज फ्रॉम द प्लेस वेयर द डीएनए फ्रेगमेंट वॉज एडेड टू द वेल। तो जो यहां से दूर है, बेसिकली फारदेस्ट मतलब दूर की बात कर रहा है, तो टॉप से जो दूर वाले फ्रेगमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट फ्रेगमेंट या फिर लॉन्गेस्ट फ्रेगमेंट। तो जो आपके जहां पे आपने डाला है उससे अगर वो दूर पाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो छोटे वाले फ्रेगमेंट्स हैं, तो शॉर्टेस्ट फ्रेगमेंट्स, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। द बैंड्स ऑन द जेल दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम द टॉप, that is from where the place where the DNA fragments were added to the well। हाँ, this is the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। 12th क्वेश्चन कह रहा है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है, डीएनए मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। हम साइज के बेसिस पर सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन saying that the DNA fragment separated on the agarose gel can be visually only after the strain that DNA with a compound known as। तो कौन से स्ट्रेन की मदद से हम उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को देख सकते हैं। हालांकि वो है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स ही ना, हम उन्हें आंखों से तो देख नहीं सकते। तो सारा एक्सपेरिमेंट हो गया, आपने सारे डीएनए डाल दिए, आपने मशीन चालू कर दी, है ना, डीएनए भागना शुरू कर दिए, आपने मशीन को फिर बंद कर दिया, तो इट्स लाइक उसके बाद भी आपको कुछ दिख नहीं रहा है वहाँ पे, सब कुछ इनविजिबल है, ठीक है। अब कैसे दिखेगा, तो जो मशीन है आफ्टर द प्रोसेस, आफ्टर द प्रोसेस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को करने के बाद आप क्या करोगे, उसमें आप डाई डालोगे। वी यूज अ नेचुरल डाई। आज के टाइम पे तो हम कौन सी डाई का इस्तेमाल करते हैं, आज के टाइम पे हम कुछ अलग अलग डाई का इस्तेमाल करते हैं। पहले के टाइम पे हम इस्तेमाल करते थे कौन से, इथीडियम ब्रोमाइड का। सो वी यूजेस अ डाई बेसिकली दैट इज इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इथीडियम ब्रोमाइड जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, और ये इथीडियम ब्रोमाइड जो है ये जैसे हम वहां पे उस सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपोज जेल विद यूवी रेडिएशंस। और यूवी रेडिएशंस के बाद एक्सपोज जब करेंगे उसके बाद फाइनली क्या होगा, वी कैन सी ऑरेंज
कलर बैंड्स, हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स वहाँ दिखेंगे जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं क्या, आपके फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करेंगे। होपफुली आप इसको समझ चुके हैं, डन। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि यार जो इथेरियम ब्रोमाइड है ना, इसको हमने बाद में नोटिस किया कि यार ये कैंसरस नेचर की होती है, ठीक है, तो अब हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम कौन सी डाई का इस्तेमाल करते हैं, ब्रोमोफिनाइल। तो ब्रोमोफिनाइल जो है इसका आज के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल हम जनरली नहीं करते हैं, फाइन। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका, ब्रोमोफिनाइल ब्लू या फिर आपका इथेरियम ब्रोमाइड। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर सी पे ही जाना है, लेकिन आज के टाइम पे हम ब्रोमोफिनॉल ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्रोमोफिनॉल, डन। तो आपको अकॉर्डिंगली इसी पे जाना है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इथेरियम ब्रोमाइड, डन। 14 पे आते हैं, saying that the alternate selection markers have ability to differentiate the recombinant from non recombinant। तो selectable markers का हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा हमारे पास 2 selectable markers होने चाहिए कम से कम, ताकि एक के ऊपर अगर इंसर्शनल एक्टिवेशन हो गया तो दूसरा वाला एक सिलेक्टेबल की तरह इस्तेमाल हो सके, हाइलाइटर की तरह इस्तेमाल हो सके और हमें बता सके कौन सा वाला आपका जो है वो रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा वाला रिकॉम्बिनेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द प्लाज्मिड, तो इस प्लाज्मिड में मान लो एक आपके पास है एम्प्लिसिलिन और एक आपके पास है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ठीक है। तो अगर मान लो हमने इंसर्शनल कर दिया है ना, हमने कौन से रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया था, हमने इस्तेमाल किया था मान लो पीएसटी पीवीयू फर्स्ट का, है ना, पीएसटी फर्स्ट या पीवीयू फर्स्ट का, तो यहाँ पे जाके इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है GOI, ये जाके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। और अब क्या होगा जब हम चेकिंग करने वाले होंगे तो भाई ये जो आपके पास जो हमने डाला है होस्ट के अंदर, क्या वो रिकॉम्बिनेंट है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन बताएगा, दूसरा वाला ऑल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर हमें बताएगा कि भाई वो जो ये वाला है ये खराब हो चुका है, यहाँ पे इंसर्शनल हो चुका है, इसीलिए ये एम्पिसिलिन डालने के बाद मर जाएगा ये वाला होस्ट। अगर ये होस्ट पे हम एम्पिसिलिन डालेंगे तो मर जाएगा, बिकॉज एम्पिसिलिन जो रेसिस्टेंट जीन था वो खराब हो चुका है ना। तो कौन बता रहा है हमें, ये वाला जो आपके पास एम्पिसिलिन जो है ये तो बता नहीं पाएगा, तो टेट्रासाइक्लिन हमें बता देगा कि अगर आपने टेट्रासाइक्लिन डाल के देखा और वो सर्वाइव कर रहा है, मतलब ये ठीक है एकदम से, और दूसरे वाले में इंसर्शनल हो चुका है, राइट, दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। तो आप कह सकते हैं कि क्या इनएक्टिवेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कोई रिलेशन नहीं है इस बात से। सेकंड, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो लेक जेड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, बिल्कुल सही बात है, लेक जेड जीन। अभी टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको आंसर बता रहा हूँ इस सवाल का। तो अगर आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो है इनएक्टिवेशन करोगे तो हमें पता लग जाएगा, या फिर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लो लाइक टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, डन। 15 पे आ जाओ, सेइंग दैट इन वेक्टर PBR 322 ROP कोड्स फॉर, तो इसके लिए आपको पूरे वेक्टर का जो 322 है इसका हमें प्रॉपरली डायग्राम याद होना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, देखें। चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास मान लो ये एक प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड के अंदर कौन कौन सी साइट्स थी हमारे पास, यहाँ पे होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट, और यहाँ पे कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियस काम कर सकते हैं, या तो पीएसटी या फिर पीवीयू। तो पीएसटी फर्स्ट या फिर पीवीयू फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका ORI, इसी के जस्ट नीचे क्या होता है ROP, और ROP पे कौन सा वाला रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियस काम कर सकता है, यहाँ पे काम कर सकता है आपका बेसिकली आपका जो PVU सेकंड है ना वो काम कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका PVU सेकंड जो है वो काम कर सकता है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएंगे, एक तो इको R1 काम कर लेगा और साथ में यहाँ पे किला फर्स्ट भी काम कर सकता है। यहाँ पे आपके पास दूसरी वाली एंटीबायोटिक होगी विच इज नथिंग बट योर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। इसमें आपके 2 एंजाइम्स यहाँ पे काम कर सकते हैं, एक को आप कह दोगे BAM H1 या BAM1
और एक हो जाएगा यहाँ पे सेल 1, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं बेसिकली। एंड ये आपके पास पूरा PBR 322 का जो है एग्जाम्पल हो जाए, डायग्राम हो जाता है। एंड व्हाट दिस PBR स्टैंड्स फॉर, P स्टैंड्स फॉर प्लास्मिड, B स्टैंड्स फॉर बॉलीवर, R स्टैंड्स फॉर रॉड्रिगी एंड 322 इज द एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ROP जो होता है क्या होता है बेसिकली। ROP जो होता है ये कुछ नहीं है, बस एक ये प्रोटीन है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो एक तरीके से प्रोटीन है आपके पास, तो प्रोटीन है दैट आर इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का अगर रेप्लिकेशन होना है तो उसको कोड करने वाला जो प्रोटीन्स होंगे वो कौन होंगे, वो यही बनाएगा, यही सीक्वेंस, बिकॉज ये पूरा डीएनए है। डीएनए है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, एक तरीके से एक सीक्वेंस ही तो होगा। तो ये सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस को आप आरओपी कहते हैं, जो कि प्रोटीन, जो कि एक तरीके से इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन करने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए ना, उन प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और ये वो पॉइंट है ORI जहां पे इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो पूरी आप समझ चुके हैं, आप ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 16 पे आ जाओ। saying that if gene of interest was inserted in PST first site of PBR 322 the resultant plasmid will confer resistance to what। तो ये कह रहा है कि अगर ये प्लाज्मिड है, आपको पता है इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है PST फर्स्ट एंड PBO फर्स्ट, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ होता है आपका BAM H1 और यहाँ होता है सेल 1। और ये कौन सी साइट है, दिस इज द साइट फॉर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, और ये साइट जो है ये एम्पिसिलिन की है। अब ये कह रहा है कि आपने अगर PST फर्स्ट की मदद से इस वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डाला है तो ऑब्वियसली इंसर्शनल कहाँ होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है, मतलब यहाँ पे आके आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आके ऐड हो रहा है, मतलब इस वाले पार्ट को काटना पड़ेगा, ये वाला कटेगा तो एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंस नहीं बचेगी। सवाल कह रहा है द प्लाज्मिड विल कंफर्म द रेसिस्टेंस टू व्हाट, तो इसके लिए रेसिस्टेंट नहीं होगा तो किसके लिए रेसिस्टेंट होगा, टेट्रासाइक्लिन के लिए। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड डन। नेक्स्ट 17 देखो, कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर मेकिंग द इंसुलिन। तो इंसुलिन बनाने के लिए ये स्टेप्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये सारे स्टेप्स यहाँ मेंशन है आपको बायोटेक के लिए, आपको बताना है कौन सा स्टेप पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, और कौन सा स्टेप आपका लास्ट स्टेप है। इजी है, बस ऑप्शंस को हिम्मत करके पढ़ लो एक बार, आपको आंसर वैसे मिल जाएगा, या बेटर है कि आप इन ऑप्शंस को देख के ऑप्शंस को पढ़ो। देखें, चलिए। तो कह रहा है कि आपके पास ए और ई, क्या ए जो है वो पहला स्टेप हो सकता है, स्प्लाइसिंग ऑफ जीन सेगमेंट फ्रॉम A एंड B चेन एंड सेपरेट देम फ्रॉम बैक्टीरियल। तो काटना क्या पहला स्टेप हो सकता है, नहीं, पहला स्टेप होता है आइसोलेशन करना, राइट। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या ई आपका पहला स्टेप हो सकता है, देखो ई कह रहा है इंसुलिन ऑब्टेन एंड प्योरीफाइड, ये तो लास्ट स्टेप होगा ना जहां पे हम इंसुलिन को ऑब्टेन करेंगे, या दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तीसरा कह रहा है कि एफ और ई, क्या एफ पहला स्टेप हो सकता है, हाँ, इंसुलिन जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन टिश्यू एंड क्लोन। तो हमने डिजायर जीन को देखा, आइडेंटिफाई किया और उसको आइसोलेट किया, यही तो पहला स्टेप होता है। और आखिरी स्टेप क्या होगा, ई हो सकता है, हाँ, इंसुलिन जब बन चुका है उसको ऑब्टेन करेंगे और उसे प्योरीफाई करेंगे, है ना, उसकी पैकेजिंग करेंगे, उसको आगे सप्लाई करेंगे, ये तो लास्ट स्टेप होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल दिख जरूर बड़ा रहा है लेकिन सवाल में दम नहीं है कुछ खास, इट जस्ट कि वो आपका समय खाना चाहता है। अगला सवाल, ऑप्शंस दिए, रीड करो और बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स। एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट अगर होगी तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं बन जाएंगे। विल मेक द प्रोसेस इजी फॉर अस, नो, ऐसे तो हमारा प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसे हमारा प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपके पास ये एक प्लाज्मिड है ना, यहाँ पे आपने देखा कि यार ई कोलाई के लिए या इको R1 के लिए एक साइट थी, है ना। अब सोचो यहाँ पे अगर 10 साइट हो जाए इको R1 के लिए, तो हमने इको R1 एक एंजाइम डाला है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि इको R1 है। ये क्या करेगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि इको R1 है, जो काटता है किसको, GAA-TTC को काटता है। तो यहाँ पे भी काट देगा, यहाँ भी काट देगा, यहाँ भी काट देगा, यहाँ भी काट देगा। अगर इस प्लाज्मिड में ऐसी इको R1 की 10 रिकॉग्निशन साइट हुई तो ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होने से क्या नुकसान है कि ये जो पूरा फ्रेगमेंट है ये छोटे छोटे पीसेस में कट जाएगा, और ये तो हम चाहते ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बस एक जगह पे कट मिले, वहां पे हम फॉरेन DNA को डालें और वहां पे वो जुड़ जाए।
अब जब 10 जगह वो कट जाएगा तो यार उसको जोड़ेंगे कैसे वापस से हम, है ना। तो ये मुश्किल हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे पास ज़्यादा क्या हो, एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हो फॉर वन एंजाइम। एक एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा एंजाइम्स के लिए बहुत सारी साइट होगी तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब तक समझना कि एक एंजाइम के लिए एक साइट होनी चाहिए, एक एंजाइम के लिए 10 साइट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर को वो एंजाइम्स जो हैं, अगर वो 10 अलग अलग एंजाइम्स हैं तो फायदा है हमारे लिए। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो 7 एंजाइम्स के लिए हमारे पास कितनी साइट है, 7 साइट है, लेकिन सातों एंजाइम्स अलग अलग है। तो ये जितने ज़्यादा होंगे वो हमारे लिए बेटर है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। दोनों बात आई समझ में, दोनों बातों में फ़र्क है, राइट। तो हमारे पास फॉर वन एंजाइम ओनली वन रिकॉग्निशन साइट इज प्रेफर्ड, लेकिन डिफरेंट एंजाइम्स अगर हैं हमारे पास तो उनके लिए मैनी रिकॉग्निशन साइट्स आर प्रेफर्ड। मैनी रिकॉग्निशन साइट्स जो होंगी ना वो प्रेफर की जाएगी। अगर ये बात आई समझ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यार पहली स्टेटमेंट तो गलत है, ऐसा अगर हुआ तो हमारे साथ प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबल सिंगल रिकॉग्निशन साइट। ये बात सही है। अगर हमें फॉरेन डीएनए को ऐड करना है तो सिर्फ एक ही, कम से कम, है ना, सिर्फ एक ही हमारे पास क्या होनी चाहिए, आपकी रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। ये सही है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट गलत है। डन। 19 पे आ जाओ। कह रहे हैं ई कोलाई जो है क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 शोज द रिकॉग्निशन साइट फॉर। तो देखो हमने पीछे ड्रॉ किया है पूरा PBR 322। कौन कौन साइट्स है इसमें, EcoR1, CLAV1, BAM1, SEL1, है ना, PBU सेकंड, ये BAM थर्ड है, सॉरी नॉट BAM फर्स्ट। एक सेकेंड, मैंने हिंट नहीं बताई क्या आपको, एक मिनट रुकना। यहाँ पे हिंट थर्ड भी होगी। थर्ड भी होगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारी की सारी साइट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो ये सारी साइट्स हमारे पास होती हैं एंड दैट्स हाउ ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। PBU सेकंड भी है, फर्स्ट भी है, सेल फर्स्ट भी है, BAMH भी है, हिंट फर्स्ट एंड EcoR1 भी है। डन। 20 क्वेश्चन सेइंग दैट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है आपको ये बताना है। इन PBR 322 ROP कोड्स फॉर PBU सेकंड रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या जो आपके पास ROP है क्या वो PBU सेकंड के लिए कोड करता है? सही बात है। देखो इस डायग्राम में ROP जो है वही सीक्वेंस जो है वो PBU सेकंड के लिए भी कोड करता है। बात सही है। नेक्स्ट, क्लोनिंग वेक्टर्स जो है दे कंटेन द जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सही बात है। असेलेक्टेबल मार्कर हेल्प करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करने में। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए है, तो हमने अगर मान लो आपके पास क्या है, ये कोई एक प्लाज्मिड है, इसमें हमने एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया, GOI विच इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको इंसर्ट किया, इज कैरिड आउट एट द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट ऑन द बोथ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। तो अगर आपने यहाँ पे एम्पिसिलिन की थी और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन की थी, अगर आपने दोनों ही जगह पे कुछ ना कुछ इंसर्ट कर दिया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया, तो यार फिर सिलेक्टेबल मार्कर्स तो बचे ही नहीं ना। तो कौन बताएगा हमें कि यार कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो लास्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट सारी सही है। डन। नेक्स्ट पे आ जाओ। 21st सेइंग दैट TI प्लाज्मिड जो है इज अ क्लोनिंग वेक्टर विच वर्क्स ऑन। तो TI प्लाज्मिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट पे ही काम करता है एंड TI स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो कि प्लांट्स, जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, बिकॉज एक प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड कहाँ से मिलता है, बैक्टीरिया से मिलता है। सो दिस प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेशियम। एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेशियम, ठीक है। तो इस वाले बैक्टीरिया से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है जो कि प्लांट्स पे काम करता है। और प्लांट्स में ये कौन से वाले प्लांट्स पे, जिनकी ब्रॉड लीफ होती है, ठीक है, जो कि आपके स्पेसिफिकली डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स होते हैं।
तो उन पे जाके ही काम करता है, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 22 पे आ जाओ। सेइंग व्हाट इज कॉमन टू हिंड सेकंड एंड पीएसटी फर्स्ट, दोनों ही क्या है, दोनों ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। देखो क्या ये आइसोलेट होते हैं सेम सोर्स से? नहीं, ऑब्वियसली ये आइसोलेट होगा आपके हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, और ये एक्सट्रैक्ट हुआ कहाँ से? आपके पीएसयू। पीएसयू स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंशिया स्टॉटाई, है ना, तो ये वहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा। तो प्रोविडेंशिया स्टॉटाई से एक्सट्रैक्ट ये होगा बैक्टीरिया से, और ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से एक्सट्रैक्ट होगा। सेकंड, क्या ये दोनों ही आपके हाइड्रोलाइज करेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को? बिल्कुल सही बात है। क्या आपके पास ये एक सीक्वेंस है, दैट इज योर GAATTC, तो यहां पे कट करेंगे और यहां पे कट करेंगे, और ये कौन सा बॉन्ड है? दिस बॉन्ड इज नथिंग बट योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सिंपल। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही जो क्या करेंगे, दोनों ही आपके हाइड्रोलाइज करेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को। 23 देखो, सेइंग इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का पहले तो इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? लेग-Z जीन में, लेग-Z जीन में इस्तेमाल करते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस फॉर, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बिकॉज यही है आपका लेग-Z जीन जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, 24th, saying that Agrobacterium tumefaciens जो है डिलीवर्स अ पीस ऑफ डीएनए इनटू अ डाइकॉट प्लांट। तो वो कौन सा होता है? हमने देख लिया अभी, है ना, बस सवाल को घुमा दिया, टेढ़ा मेढ़ा करके आपसे सवाल वही पूछ लिया। तो टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं किसमें? डाइकॉट्स के अंदर। 25 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखें, पहला कह रहा है इफ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन इनटू अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर। क्या ये बात सही है? सही बात है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल कॉपीज आपको बने डीएनए टारगेट की, आपके पास कोई डीएनए है, आप चाहते हैं उसकी बहुत सारी कॉपीज आपके पास बन के तैयार हो जाए, तो इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर। तो ORI जो है उसके पास ज़्यादा ORI हो, तो जितनी ज़्यादा ORI होंगी, जैसे मान लो ये ORI था, राइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो यही वाला वो पॉइंट अगर ये ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? हाई कॉपी नंबर बनेगा। इट डेटरमाइन कॉपी नंबर, और हम क्या चाहते हैं? हाई कॉपी नंबर इज प्रेफर्ड। ताकि क्या हो कि एक ही समय पे काफी सारी कॉपी नंबर्स हमारे पास बनके तैयार हो जाए। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट करेक्ट, टीआई प्लाज्मिड जो है क्या वो पैथोजेनिक होता है? नहीं, हम टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर रहे हैं बायोटेक में, तो वो नॉन पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो गलत है, फर्स्ट वाली सही है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। डन। 26 देखो, सेइंग दैट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, क्या फॉस्फेट आयन जो है क्या वो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है कि डीएनए जो होता है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर पहुंच जाए? तो ये सवाल है कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। तो जब आप एक होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हो, पहली बात तो होस्ट जो है वो कॉम्पिटेंट क्यों नहीं है? अगर ये एक बैक्टीरिया है तो ये हमारे फॉरेन डीएनए को अंदर क्यों नहीं लेना चाहता? पहली बात तो वो सही बात है, पहला फॉरेन डीएनए है तो वो नहीं जाएगा अंदर लेना। बाकी आप जानते हैं जो आपका डीएनए होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और अगर आपका डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक है, और आपको पता है कि जो सेल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो कैसी है? दैट इज बेसिकली हाइड्रोफोबिक, बिकॉज लिपिड से बनी हुई है वो आपकी, तो वो अलाउ नहीं करेगी, तो हमें इसे फोर्सफुली अलाउ करवाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट, ये इसका खुद का जीनोम हो गया, न्यूक्लियोइड, और ये आपके पास एक होस्ट सेल है। तो आप क्या करोगे, जब इसको आप एक्सपोज करवाओगे, इस सेल को आप एक्सपोज करवाओगे किससे? डाइवेलेंट कटायन से, डाइवेलेंट कटायन से, दैट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम CaCl2, तो डाइवेलेंट कटायन। तो क्या होगा, और साथ में आप इसे हीट शॉक ट्रीटमेंट दोगे ना, हीट शॉक ट्रीटमेंट, तो उससे क्या होगा कि ये जो आपका फॉरेन डीएनए था ये इसको अलाउ कर देगा, पोर्स क्रिएट होंगे, और उस पोर्स की वजह से ये जो डीएनए था पहले, ये डीएनए अंदर आ जाएगा,
और इसके पास अपना खुद का जीनोम तो है ही। तो इस तरीके से आपने एक सेल को कॉम्पिटेंट बना दिया। तो कैसे बना पाओगे आप इसको? विद द हेल्प ऑफ डाइवेलेंट कटायंस की मदद से, नॉट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट आयंस। तो ये गलत है, यहाँ पे आना चाहिए डाइवेलेंट कटायन। डाइवेलेंट कटायंस लाइक CaCl2, इसका इस्तेमाल करके आप परफोरेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज हाउ द सेल विल बिकम कॉम्पिटेंट। सेकंड कह रहा है रेट्रोवायरस जो है, क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करने के लिए? हाँ, जो आपके पास रेट्रोवायरसेस होते हैं इनके पास एबिलिटी है कि ये हमारे ह्यूमंस के जीनोम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसको तो बाहर निकाल देंगे, अपना जो डिजायर्ड जीन है उसको डाल देंगे उसके अंदर। अब जैसे कोई बैक्टीरिया किसी सेल के ऊपर जाएगा, मान लो E. coli के ऊपर जाएगा, तो वो उस DNA को अंदर डाल देगा, राइट। तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हीट शॉक ट्रीटमेंट देना या फिर डाइवेलेंट कटाइन का इस्तेमाल करना। डायरेक्टली हम रेट्रोवायरस की मदद से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, मतलब पहली वाली गलत है, सेकंड वाली सही है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 27 देखो, कह रहा है A and B आर टू डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। आफ्टर अंडरगोइंग रिकॉम्बिनेशन, हमने उनको रिकॉम्बिनेट किया, A produces ब्लू कॉलोनीज एंड B produces व्हाइट कॉलोनीज। तो आपको पता होना चाहिए कि यार LAGZ जीन में क्या होता है, अगर आपके पास व्हाइट कलर आ रहा है आफ्टर क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, आफ्टर एडिंग क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस, अगर को तो आपको कैसा कलर मिल रहा है, व्हाइट कलर अगर आपको मिल रहा है और दूसरा आपको ब्लू कलर मिल रहा है। तो अगर को आपको ब्लू कलर मिला है, आपको मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, प्रोसेस नहीं समझा रहा हूँ। ब्लू कलर अगर आपको मिला है तो इसका मतलब कि जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेशन, जो आपका होस्ट है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। और वहीं अगर आपको व्हाइट कलर मिला है, इसका मतलब जो आपका होस्ट है वो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो अब देख लो, आप मैच कर लो इनमें से। अगर आपको कह रहा है कि बी जो है वो व्हाइट कलर है, तो मतलब बी कैसा होना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में बी रिकॉम्बिनेंट दिया हुआ है, देखो, बी हैज टू बी रिकॉम्बिनेंट, दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये कैसा होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट, सॉरी ये बी होगा और ये ए होना चाहिए। तो ए जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो देखो ए नॉन रिकॉम्बिनेंट इसमें भी है, लेकिन अगर कोई ए जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब उसमें कुछ आके जुड़ा ही नहीं है। या अगर आपके पास एक प्लास्मिड है जिसमें यहाँ पे आपके पास LAGZ जीन है, जब मैं कह रहा हूँ कि जो आपका ए है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब कुछ आके जुड़ा ही नहीं है। और जब कुछ आके जुड़ा ही नहीं है तो LAGZ जीन तो सेफ है ना। यहाँ पर कह रहा है कि LAGZ जीन फंक्शनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, होगा यार, बिकॉज ए जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब कुछ आके जुड़ा ही नहीं है, कुछ जुड़ा ही नहीं है तो आपका ए तो फंक्शनल होगा ना, यहाँ दिया हुआ है नॉन फंक्शनल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 28 देखो, सेइंग अ होस्ट सेल नॉर्मली डज नॉट टेक अप द फॉरेन DNA, इट इज हैज टू बी मेक कॉम्पिटेंट। हम जो उस होस्ट है उसे कॉम्पिटेंट बनाते हैं, वो खुद होता नहीं है ना, उसे हमको बनाना पड़ता है कॉम्पिटेंट। तो उसे जब हम कॉम्पिटेंट बनाएंगे, 1 सेकेंड, तो जब हम उसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे ना, तो हमें क्यों उसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ रहा है, बिकॉज क्योंकि जो आपका DNA होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और सेल उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। 29 सेइंग बायोलिस्टिक गन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो बायोलिस्टिक गन का इस्तेमाल हम करते हैं या तो कैंसरस एनिमल सेल के लिए या फिर प्लांट सेल के लिए। तो यहाँ पे कैंसरस एनिमल सेल्स तो ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो या तो आप प्लांट सेल का इस्तेमाल करेंगे उसे ट्रांसफॉर्मेंट बनाने के लिए, या फिर आप उसे कैंसरस एनिमल सेल के लिए आप उसे इस्तेमाल करने वाले हैं। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। और इसमें करते क्या है, हम इसमें टंगस्टन या फिर गोल्ड या टंगस्टन रिकॉम्बिनेंट DNA की कोटिंग करते हैं बुलेट के ऊपर, है ना। ये वाली बुलेट्स हम इस्तेमाल करते हैं और इन पे क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, या आप रिकॉम्बिनेंट DNA को कोट कर दोगे इसके ऊपर, ठीक है, RDNA कोटेड, फाइन। नेक्स्ट पे आ जाओ। 30 आखिरी सवाल हमारी आज की क्लास का। करेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग PCR का इस्तेमाल करोगे। इफ एनी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन, अगर आप उसमें हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करोगे ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ PCR विल अफेक्ट फर्स्ट। तो कौन सा स्टेप अफेक्ट हो जाएगा आपको ये बताना है। सिंपल सी बात है,
कि अगर आपने हाई टेम्परेचर का मेंटेनेंस नहीं किया तो डीनेचरिंग नहीं हो पाएगी, बिकॉज डीनेचरिंग जो होती है दैट इज़ अ स्टेप विच हैज़ टू बी मेंटेन ऑन हाई टेम्परेचर। इसी को हम हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं और ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, बॉन्ड्स जो है वो टूट नहीं पाएंगे एंड स्टेप हमारा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। शेयर वी कंप्लीट ऑल द 30 क्वेश्चंस ऑफ दिस टुडेज इंटरेक्शन। होपफुली आपने इस सवालों से कुछ नया सीखा होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कुछ और नए बायोटेक के सवालों के साथ। ये क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन नहीं थे कि आपको नॉर्मली PYQs या नॉर्मली चीज़ें मिल जाएंगे। ये ऐसे सवाल थे कि जो आपको टेस्ट करवाएंगे कि आपने चैप्टर पढ़ा है ठीक से या नहीं पढ़ा है, ठीक। तो मिलते हैं हमारे अगली वाली मुलाकात में। इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी टॉपिक, आपको बायोटेक ही पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप सिंपली प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते हैं, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।